अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का आखान बोर्ड ग्रेड 9 का मॉडल पेपर 2 देख रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर 2 के अंदर आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपके पास जो टाइम है वो 110 मिनट्स है, तो आपने सुकून से ये पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत सुकून से पेपर अटेम्प्ट करना है। 110 मिनट यानी 1 आवर 50 मिनट्स का आपके पास टाइमलाइन है, ठीक है। और 25 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, आपके पास मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है? डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए वो क्वेश्चन के अंदर ही बता रहे हैं कि आपको इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? कार्बन और डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड का मतलब है सल्फाइड, दो हो गया आपके पास, सही है। अब आपने पहले ये वाला आपने बॉक्स फिल कर लिया। इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि आपने ये बताना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है और सल्फर की वैलेंसी क्या है, सही है। अब देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन है 4 ग्रुप का। कार्बन की वैलेंसी या तो +4 होती है या तो -4 होती है, ठीक है? और सल्फर ग्रुप 6 का इसकी वैलेंसी या तो +6 होती है या तो -2 होती है। नॉर्मली हमारे पास सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इसके लिए ईज़ी होता है, सही है? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा इसकी वैलेंसी अगर -2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो इसकी ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, सही है? बिल्कुल सही हो रहा है हमारे पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये -4 हो रहा है तो ऑब्वियसली कार्बन क्या होगा? +4 होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। CH2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि ये +4 होना चाहिए, ये -4 होना चाहिए। दोनों वैलेंसियाँ सेम लेकिन साइन ऑपोज़िट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे +6 ले लें तो +6 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो 12 हो जाता। और कार्बन की वैलेंसी तो 12 है ही नहीं, या तो +4 है या तो -4 है। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन +4 है और सल्फर की वैलेंसी है -2। अब आपने प्लस का साइन लाज़मी लगाना है, अगर आप प्लस नहीं लगाएँगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, ठीक है? एटम है, एलिमेंट एक्स की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका एटॉमिक मास 24 है। इट लूज़ेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड एक्वायर अ +2 चार्ज, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा, ठीक है? और वो उसका क्या है? ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द आयन ऑफ एलिमेंट एक्स। जो एलिमेंट एक्स है, उसका सिर्फ क्या बताएँ एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाएँ। देखिए, सबसे पहला जो शेल होता है ये वाला, इसमें हम क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि इसका एटॉमिक मास 24 है और इसका 12 से माइनस करता हूँ तो 12, इसका मतलब है इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं, वो क्या है? 12 है, सही है? एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं जो कि 12 है। अब प्रोटॉन कैसे पता चलता है? प्रोटॉन ऐसे पता चलता है कि भाई जो एटॉमिक नंबर है इसका, वही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सही है? अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रॉन लग गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लग गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरे शेल में कितने आते हैं? दूसरे शेल में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। टोटल एटॉमिक नंबर कितना था इसका? 12 था। सही है? 12 था ना? लेकिन इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन 12 में से लूज़ कर दिए तो कितना बच गया? 10 बच गया। इसका मतलब है जो मैंने बना दिया है, वो ही इसका फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक्स एलिमेंट का, ठीक है? ये नाम इसका बता सकता हूँ आपको, नाम ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क एलिमेंट है। आपको ये सवाल में पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। तो मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक मास 24 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है और ये ग्रुप 2 में होता है, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है? उसमें इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनिशन नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछ रहा है इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब है सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है? ठीक है? अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, सही है? जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अब आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कीवर्ड लिख दिया ना, ये कीवर्ड था। तो आपको 1 नंबर इसका मिल गया और 1 मार्क इसका मिल गया, ठीक है? अब आते हैं अगले 2 मार्क्स की तरफ कि कैसे आएँगे। अब ये जो इंक्रीज़ आ गया ना, इसके रीज़न लिख लें कि ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है, ठीक है? ये इंक्रीज़ किस वजह से हो रही है? देखिए जब आप जाते हैं अक्रॉस द पीरियड या अलोंग द पीरियड जा रहे होते हैं, आपका जो साइज़ है ना,
एटॉमिक रेडियस वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सही है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, क्लोज टुगेदर होते जा रहे हैं, ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है। अब डिक्रीज की रीजन क्या है, ऊपर क्या लिखा था, रिड्यूस, और यहाँ पे आप लिख दें एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक रीजन ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। सही है, इस वजह से भी क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, कंसिडर अ क्लोज कंटेनर विद लिक्विड हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसमें। दिस लिक्विड एक्सपीरियंसेस बोथ, क्या एक्सपीरियंस करे, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Assess the influence of weak intermolecular forces on the vapor pressure and boiling point of the liquid. Support your answer with scientific reasoning. अब आपने बेसिकली वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या करना है, आपने बताना है भाई कि उसका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है यहाँ पे। सही है, वेपर प्रेशर का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है। अच्छा, वेपर प्रेशर की जब बात करें तो वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, लिक्विड, पहले थोड़ा सा ये डिफाइन करते हैं क्या चीज ये, लिक्विड विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका क्या सीन होता है, इसमें क्या होता है, हाई वेपर प्रेशर होता है, विल हैव हाई वेपर प्रेशर, विल हैव हाई, ये कीवर्ड है यहाँ पे, हाई वेपर प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर का होना जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। की रीजन क्या है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप इजीली। सही है, एस्केप इजीली, सही है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ पे बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। ये बेसिकली क्या है, लोअर होता है। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और रीजन क्या होती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स, इसके इसको कम एनर्जी चाहिए होती है, ये क्या लिखा है, लेस एनर्जी टू ब्रेक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू ब्रेक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए और वाटर को वेपराइज करने के लिए। सही है, आपने लोअर बॉइलिंग पॉइंट और हाई वेपर प्रेशर लिखेंगे तो वहां से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और इसकी रीजनिंग लिखेंगे तो यू विल बी गिवन +1 मार्क्स। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 आपका पार्ट ये कह रहा है कि आपने इसको बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन बाय इंसर्टिंग नंबर्स वेयर नेसेसरी। सही है जी, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ना एलिमेंट्स को लिख लें, रिएक्टेंट साइड पे क्या प्रोडक्ट साइड पे क्या। अब यहाँ पे अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करता हूँ तो रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास कार्बन 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। सही है, प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास कार्बन 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, और ऑक्सीजन भी 2 है। सही है, हाइड्रोजन 2 करना है तो इसमें +2 ऐड करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। +2 कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। जब यहाँ मैं 2 लगा दिया तो ये 2 ऑक्सीजन भी ऐड हो और हो गए।
तो ये हो गए, तो ये 4 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन और ऐड करने, तो मैंने इसको यहाँ पे 2 लगा दिया, तो वो तो बैलेंस हो गया। कार्बन मेरे पास सी है, कार्बन का मसला नहीं है, हाइड्रोजन मेरे पास सही है, तो हाइड्रोजन का मसला नहीं है। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएँगे, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आएँगे 1 ही, सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 ही है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये +2 होके 4 हो जाएगा, सही है। ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल। उसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मीथेन। ये कंप्लीट कंबस्शन की बात कर रहा है यहाँ पे पार्ट 2 में, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए का पार्ट 2 है ये, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन जो है इसका मतलब क्या है, CH4 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये 2 आ जाएगा और मेरे पास ये भी 2 आ जाएगा, सही है। ये कंप्लीट कंबस्शन का रिएक्शन हो गया मेरे पास, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था, मेरा ऊपर वाला रिएक्शन ही मैंने नीचे उतार दिया है ना। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मीथेन। देखें, 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ मीथेन, वो प्रोड्यूस कर रहा है मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2, सही है। तो 0.25 मोल ऑफ मीथेन मेरे पास कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 0.25 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। इसका मतलब ये है कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास मेरे पास है, C का मास कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट लगाएं लाजमी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 इज 44 ग्राम, सही है। और 44 ग्राम 1 मोल का है, तो 44 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25 से। कैलकुलेटर यूज करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है, आप वाटर का भी निकालना है, सही है। वाटर का कैसे निकालेंगे, 0.25 मोल जब मीथेन का रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 0.25 मोल ऑफ मीथेन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 2 मोल्स ऑफ पानी, ठीक है। जो पानी है वो 2 मोल्स है, सही है, ये लिखा हुआ है आपके पास, रिएक्शन में 2 मोल्स हैं, सही है। 0.25 मोल्स जो है वो 2 नहीं कर रही, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल्स कर रही है, तो 0.25 मोल्स ऑफ CH4 जो है वो कितना कर रही है, वो कर रही है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 0.5 कर रही है, 0.5 मोल्स ऑफ पानी कर रही है, सही है। तो पानी का जो भी मैस निकलता है, पानी का मैस निकाल लेते हैं पहले। मैस ऑफ वाटर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, सही है। और ऑक्सीजन का मैस 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 18। 0.5 मोल है यहाँ पे, तो 0.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 9 ग्राम, ठीक है। तो 0.25 मोल्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 11 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, सही है। आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी या इसके अलावा कुछ और था। क्वेश्चन को एक दफा रीड भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मीथेन, तो यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स व्हेन यू आर राइटिंग दिस कंप्लीट सॉल्यूशन हियर, सही है। उसके बाद लिखा हुआ अगला सवाल कि आपने ये बताना है कि आपके पास 4 दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें 2 नॉन मेटल और 2 मेटल्स दिए हुए हैं, और कहा गया कि आइडेंटिफाई 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन टेबल व्हिच फॉर्म्स आयंस। आयंस जो बनाए शोज द सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एज नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का ताल्लुक ना इसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखें, सबसे पहले 10 के करीब करीब कौन सा, 17 है, गलत हो गया, ये तो नहीं है। 12 है, 12 हो सकता है, 8 है, 8 भी हो सकता है, 19 है, 19 नहीं हो सकता। यहाँ यहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर पॉसिबल क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 2 आपने आइडेंटिफाई किया, एलिमेंट्स कर लिए आपने, आइडेंटिफाई कर लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आइडेंटिफाई कर लिया आप, सही है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगला इसका पार्ट क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड
using the elements identified in part 1 with the help of dot and cross structure of the compound। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है उन कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड बनाए उन कंपाउंड्स का, और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाए। एक है मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन का, हम बनाते हैं कंप्लीट स्पेस हियर। अच्छा देखिए, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, अगले इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आते हैं, और तीसरे शेल के अंदर उसके 1 और 2 आते हैं, सही है? ये मैग्नीशियम है, Mg लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है? यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, सॉरी मैग्नीशियम का तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ये ओ ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन है, सही है? यहाँ पे क्या आता है, ये 2 आ गया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आते हैं, ठीक है? टोटल 8 होते हैं ना इसके, 6 आते हैं, सही है? एक गलती कर दी है मैंने, इसको दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि वो डॉट एंड क्रॉस कहा था ना उसने डॉट एंड क्रॉस कहा था। इसको सर्कल कर दिया, इसको क्रॉस लगा दिया, इसको भी क्रॉस लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने कर दिया, ऑक्सीजन का एक ये पेयर होता है, दूसरा पेयर होता है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये दोनों प्लस हो गए, क्या बनता है आपके पास? ये नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ उनका प्लस कहाँ से, ठीक है? जब ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, सही है? लूज़ करे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, और अगला जो शेल है इसका, वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, इसका पेयर बना लेगा, ठीक है? और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का शेल मेरे पास कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का शेल ये क्रॉस, एक क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद जो इसका दूसरा शेल है, यहाँ पे 1 क्रॉस, ये एक पेयर जो पहले से मौजूद था, ये दूसरा पेयर जो पहले से मौजूद था, ये जो क्रॉस है इसके साथ सर्कल आ जाएगा, जो कि एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, इस क्रॉस के साथ एक और सर्कल आ जाएगा जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, सही है? तो यहाँ पे मैंने इसको इलस्ट्रेट भी कर दिया है कि ये मेरी इलस्ट्रेशन हो चुकी है ऑक्सीजन की, सही है? तो ये मैंने पार्ट 2 भी इसका कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, जो अगर आप ये करेंगे तो आपको 4 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे, सही है? अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, या तो आप ऑप्शन ए करें सॉल्व, या तो आप ऑप्शन बी करें, ठीक है? क्वेश्चन पार्ट ए का लिखा हुआ है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसेस द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास जो 2 सवाल दिए हैं वो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी वैल्यूज ऑफ Na2SO4। हाईएस्ट और लोएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बताइएगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या है। जो लोएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है आपके पास अराउंड, वो आ रही है 4 ग्राम पर 100 ग्राम और वाटर, ये आ रही है आपके पास लोएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है, ठीक है? ये हम इस पार्ट को डिस्कस करें यहाँ पे। उसके बाद हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, जो पीक जा रही है यहाँ पे, पीक आपके पास वैल्यू 50 पर आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या है, 50 ग्राम पर 50 ग्राम ऑफ ऑब्वियसली Na2SO4 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है? ये हमारे पास आ गई हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू। ये 2 लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगला 4 नंबर का सवाल लिखा हुआ है, एवेल्युएट द सॉल्युबिलिटी ट्रेंड ऑफ Na2SO4 विद टेम्परेचर। पहले एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द जनरल सॉल्युबिलिटी रूल एंड व्हाई। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी का ग्राफ जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ये 4 पे था, उसके बाद ये एक से सडन स्पाइक पे गया है, फिर एक पीक पॉइंट पर गया है, फिर ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, ये 120 तक डिक्लाइन हुआ था, फिर ये थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज हुआ है, चाहिए? तो इसी को हम अपने वर्डिंग में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आए देखते हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, ठीक है?
सिग्निफिकेंटली, किस वजह से? एस टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, ठीक है, और उसकी ये टेम्परेचर जब राइज करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर क्या जाए? रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अराउंड हम बात करते हैं 30 to 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो, ठीक है। अच्छा, एक ये बात लिख दी, उसका दूसरी बात भी लिख सकते हैं, ग्राफ शोज शार्प इंक्रीज, ठीक है, कहाँ पे इंक्रीज है? इन सॉलिबिलिटी कहाँ से देखें? जैसे हमने पीछे लिखा है ना, 4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से शुरू हो रहा है टू अराउंड, कहाँ तक जा रहा है? 50 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉलिबिलिटी क्या हुई? स्टार्टेड टू डिक्रीज हुई, ठीक है, थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी ग्राफ के अंदर ना। कहाँ पे डिक्रीज होती है दिखाता हूँ आपको, ये देखें, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है इस पॉइंट पे, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, सही, यहाँ तक डिक्रीज हुई, और फिर यहाँ से वापस ना, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी पॉइंट को यहाँ पे मैं एलेबरेट कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस पे लिखने के लिए, स्टार्टेड टू डिक्रीज ग्रेजुअली एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। अब यूं भी लिख सकते हैं, कितने पे उसकी वैल्यू फॉल की? इट फॉल्स टू अराउंड 40 to 42 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, सही है। वो कहाँ पे करा था? वो मैंने पॉइंट आपको बताया था ना, बता रहा था, नियर 100 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब ये कर रहा था, सही। तो ये वाली बात होगी हमारी यहाँ पे। उसके बाद अब आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एंटर द सॉल्युबिलिटी ट्रेंड ऑफ Na2SO4 में टेम्परेचर, ये हमने कर दिया। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द जनरल सॉल्युबिलिटी रूल? अब ये डिफर कैसे कर रहा है ये भी देख लेते हैं, इसको भी इलेबरेट करते हैं, इलेबरेट करेंगे आराम से, ठीक है। ओके, दिस डिफर फ्रॉम जनरल रूल एज मोर सॉलिड salts become more soluble as temperature increases, while Na2SO4 shows unusual behavior. क्या किया है? as it changes from around to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर दे दिया, सही है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर ए के पार्ट 2 का आंसर। अच्छा, पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? अ स्टूडेंट सेट्स अप एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजिंग मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस बिगिन। ये बहुत आसान सवाल है एज कम्पेयर टू पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में आपको लग रहेगा ट्रेंड देख के हम आंसर निकालेंगे, उसका पार्ट ए का पार्ट 1 तो इजी था, लेकिन पार्ट 2 में आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, सही है। अब आपने इसमें क्या करना है? डिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कंस्ट्रक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन अकरिंग एट ईच इलेक्ट्रोड। चले हम लिखते हैं, अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। ये अब हमारे पास पेजेस हैं
क्योंकि हमने एक ही सवाल अटेम्प्ट करना होता है ना, इसलिए हम, चलो ऊपर थोड़ा सा करके लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, यहीं पे कर देता हूँ पार्ट बी को। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो रहा होगा पहले हम देख लेते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैटाइन, किसके अंदर, केसीएल के अंदर, वो क्या है हमारे पास, के प्लस है। ठीक है, इस के प्लस कैटाइन्स मूव टूवर्ड्स कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, सही, अकर्स। ठीक है, सही है। और एनोड पे क्या है, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनाइंस इन के सी एल एस, ये हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, मूव टूवर्ड्स एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर्स, सही है। ये तो हो गया हमारे पास, सही है। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शंस भी यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने थे। के प्लस प्लस ई नेगेटिव, के बन रहा है हमारे पास, और एनोड के ऊपर हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दो लूज कर रहा है, और क्लोरीन गैस बन रहा है, सही है। और एक ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन भी लिख देते हैं। ओवरऑल हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 2KCl जो कर रहा है वो 2K और Cl2 बन रहा है, सही है, 2K और Cl2 बन रहा है, ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है। उसका इसका पार्ट बी लिखा हुआ है कि एवेलुएट द रोल ऑफ द पावर सोर्स इन द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एंड प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ द पावर सोर्सेज वाज रिमूव्ड। अगर पावर सोर्स रिमूव करेंगे तो फिर क्या होगा, सही है। अच्छा, इसको एलेबरेट कर देते हैं, यहाँ पे आराम से लिखते हैं आंसर को, पार्ट टू को। ठीक है, पावर सोर्स प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, पावर सोर्स है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेसेसरी फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू अकर। ठीक है, पावर सोर्स का ये काम है, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे, इफ रिमूव्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप्स एंड नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है, ये बात आपने इंश्योर करनी है। तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी, पार्ट टू।